दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे हैं स्क्रीन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर सीपी राय जी। मैं सर सीधा मुद्दे पर शुरुआत करती हूं बात को लेकर, क्योंकि बात बहुत बड़ी है और हर घर तक पहुंच चुकी है। खास तौर से अगर बात की जाए हरियाणा की, तो सर हरियाणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां इस बार 50% लेस हो गई हैं। जहां 10 रैली थी वहां 4 या 5 ही रैली लग रही हैं, और वहां पर जो भीड़ थी वो तो कई गुना कम हो चुकी है। 15,000 की जहां भीड़ आती थी, अब वहां पर 2,000 भी लोग इकट्ठा नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा हाल ही में सर्वे आया था जिसमें पता चला था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रांडिंग बिल्कुल औंधे मुंह गिर रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां पर उनको ये रिपोर्ट मिल जाती है आईबी से कि देखिए यहाँ पर जाने से ज्यादा भीड़ नहीं आने वाली है और ये हारने वाली सीट है, तो वहां वो खुद नहीं जाते हैं। जैसे कि स्मृति ईरानी की सीट से उन्होंने दूरी बना ली थी और अमेठी में कोई भी रैली नहीं की थी। इसी तरह से अब हरियाणा में भी वो रैली करने से बच रहे हैं। क्या कहना है सर आपका? प्रीता, पिछले चुनाव का रिकॉर्ड सामने है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो पिछले चुनाव में नरेंद्र मोदी ने जितनी रैलियां किया था उसमें 62% सीट्स पर वो चुनाव हार गए। स्ट्राइक रेट 38% या 36% कुल था। 62 या 64% सीटों पर वो चुनाव हार गए। उसी तरह के परिणाम और लोगों के भी हैं, जो चर्चित लोग हैं कई सारे, उनके परिणाम भी हैं। और मैंने पहले आपको बताया था कि सब जगह से अब ये कहा जा रहा है कि इनको न भेजें वरना हम हार जाएंगे। लेकिन चूंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, अभी भी पार्टी के बड़े नेता हैं। लेकिन सर वो तो अपनी रैली ये सोचकर नहीं लगवा रहे कि हारने वाली जगह है तो मैं कम ही जाऊं। नहीं, वो मैं वही कह रहा था, चूंकि वो संसदीय दल के नेता अभी भी हैं, पार्टी के बड़े नेता प्रधानमंत्री हैं, तो कुछ रैलियां जानबूझ के उनकी लगा दी जा रही हैं, 2, 3, 4। और वो ये सोच के लगा दी। ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि बीजेपी 90 में से सारी सीटें हार जाएंगी। कुछ 10, 5, 12 सीटें तो वो भी जीतेगी ही जीतेगी। कितनी भी सत्ता वाली पार्टी है तो 10, 5 सीट तो जीतेगी ही। तो अपने हिसाब से आकलन करके वो लोग उन सीटों पर मोदी जी की रैलियां लगा रहे हैं कि बहुत बदनामी भी ना हो, उसमें इक्का दुक्का सीट वो भी जीत जाए जहां पर मोदी की रैलियां लग रही हैं। ये केवल फेस सेविंग है। जहां तक आपने कहा कि उनके जाने पर लोग नहीं आ रहे, तो लोग उनको क्या करने आए, उनसे क्या सुनने के लिए आए? कि जब वो हेलीकॉप्टर से बाई रोड जा रहे थे तो उनके साथ रैली चल रही थी, क्या ये सुनने के लिए आए? क्या ये सुनने के लिए आए कि आपका मंगलसूत्र भी लोग खा जाएंगे? क्या ये सुनने के लिए क्या है कि भारत की एक बड़ी आबादी वो घुसपैठिया है और घुसपैठिया आपको सब छीन लेगी? क्या ये सुनने के लिए आए कि आपको 15 लाख रुपए रोजगार जो हमें देना था, 15 लाख रुपया, वो 10 साल नहीं दिया, अब दे देंगे? क्या ये सुनने के लिए आए कि 2 करोड़ रोजगार हमें हर साल देना है और 15-16 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया, अब वो कहे कि नहीं, मैं अब तो हिसाब जोड़ करके अब 10 साल का 20 करोड़ और बाकी रोजगार अब दे दूंगा? क्या सुनने के लिए आए? क्या ये सुनने के लिए आए कि चीन को लाल आंख दिखानी चाहिए 5-6 हजार वर्ग मील जमीन कब्जा कर लेने के बाद? क्या मोदी जी ये बोलने को तैयार है? क्या मोदी जी ये बोलने को तैयार है कि पाकिस्तान की सीमा से एक सिर के बदले 10 सिर आएंगे? क्या मोदी जी अब ये बोलने को तैयार है कि जब रात के 8 बजे उन्होंने घोषणा की कि उन्होंने नोटबंदी कर दी है, और हंसते हुए उन्होंने कहा कि जिनके घर शादियां थी उनकी शादी नहीं हो पाई? अब बहुत ही अट्टहास, बड़ा गंदा अट्टहास, किसी की बेटी की शादी रुक जाए और उस पर कोई आदमी अट्टहास कर रहा हो और तो प्रशंसा कर रहा हो कि उसने कोई बड़ा गजब का काम कर दिया, जो भारत की एक बहुत बड़ी भूल साबित हुई। क्या उसको सुनने के लिए लोग आए? क्या सुनने के लिए आए मोदी जी से? क्या ये जानने के लिए आए कि नाले में से गैस निकाल करके आप लोग खाना बना लो, पकौड़े तल लो, नाले में से गैस निकलती है? ये जानने के लिए आए कि अगर बादल अगर जिस दिन रहेगा उस दिन रडार से जहाज पकड़ में नहीं आएगा और बम्बार्डिंग की जा सकेगी? क्या क्या सुने मोदी जी से लोग? अब बहुत कुछ तो सुन चुके हैं, बताने के लिए कुछ बचा नहीं उनके पास। अब अगर कुछ बचा है तो निरर्थक बातें, गाली गलौज, हल्की भाषा, हल्की बातें, और वो बातें जिनका कोई अर्थ नहीं है। तो लोग क्या सुनने के लिए आए? इसीलिए लोग सुनने नहीं आ रहे हैं। मुझे आश्चर्य, आप कह रहे हैं कि 2000 लोग आए थे सुनने के लिए। वो 2000 कौन लोग हैं जो अभी तक जिनका दिमाग दुरुस्त नहीं हुआ है, जिनके दिमाग में अभी भी कुछ भरा हुआ है, जो समझ नहीं पा रहा अच्छे बुरे का अंतर? वो 2000 लोग कौन है, इस पर एक रिसर्च करनी पड़ेगी। ऐसे कौन 2000 लोग हैं जो अभी भी मोदी जैसे लोगों को और अमित शाह जैसे लोगों को सुनने जाते हैं? इस पर तो शोध करना पड़ेगा, मनोवैज्ञानिक भी और सामाजिक भी, कि ऐसे कौन लोग बचे हैं अभी भी जो इनको सुनने जा रहे हैं। तो आप कह रहे हैं सर कि मोदी की अनभक्ति वाली जो बात थी वो पूरी तरह खत्म हो चुकी है? पूरी तरह मोदी की अंधभक्ति कुछ थी नहीं, बनाई गई थी। आपको याद है एक दृश्य, अमेरिका में मोदी जी का पहला कार्यक्रम था
और गुजरात से तमाम जहाज भर भर के लोग ले जाए गए थे। इंडियन जो अमेरिका में रहते हैं उनको बुलाया गया था, शुभ लक्ष्मी और जाने कौन कौन तमाम गायिकाएं गई थी, नाचने वाले लोग गए थे, उनके नाम पर बुलाया गया था, कुछ टिकट भी लगाया गया था। उसके नाम पर 5-7-8 हजार लोग इकट्ठे थे। और भारत की एक बड़ा मीडिया जो अपने को नंबर 1 कहता है, उसकी एंकर कह रही थी कि क्या अब दुनिया को लीडर मिल गया, क्या अब विश्व नेता मिल गया, क्या अब विश्व के नेता की खोज पूरी हो गई। मतलब इतना विवश, इतना वल्गर, इतना घटिया बातें जो हो रही थी। और ये जो दो पूंजीपति जो पूरे भारत को खा गए हैं, दो पूंजीपति जिनके जो जीडीपी से भी कहीं ज्यादा वो कर्जदार होते जा रहे हैं देश के लोगों के पैसे के, उन लोगों के द्वारा वो क्रिएट की जा रही थी। क्योंकि पूंजीपति पहले किसी को स्थापित करता है सत्ता में और फिर उसके द्वारा इस्तेमाल करके उस सत्ता को खा जाता है, और सत्ताधीश पूंजीपति को बड़ा बनाता है, उस पूंजीपति के माध्यम से अपने मनमाने काम करता है, अपनी ब्रांडिंग कराता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मैंने कहा था 16 मई 2014 को, जब मुझसे सवाल पूछा गया था एक बड़े चैनल पर कि आर्थिक स्थिति में क्या फर्क पड़ेगा, तो मैंने कहा था उस समय इसका जवाब 6 महीने बाद दिया जा सकेगा, क्योंकि 6 महीने में तय होगा कि जिस जनता ने वोट दे करके भारतीय जनता पार्टी को इतनी सीटें दी है कि सरकार आ गई, ये पार्टी और ये सरकार उनके साथ रहेगी, या ये पार्टी और ये सरकार अडानी और अंबानी के साथ रहेगी, जिसने 50-60 हजार करोड़ रुपया खर्च करके इनको चुनाव जितवाया है, इनकी ब्रांडिंग की, इनका माहौल बनाया। तो मैंने ये कहा था, और मेरी बात 6 महीने बाद सही साबित होनी शुरू हो गई थी, और वही बात विदेश नीति पर और बाकी चीजों पर सही साबित हुई थी। तो ये है प्रीता, इस तरह के लोग ये हैं, इन्होंने ब्रांडिंग करके अपने अपने को ऐसा बनाया था। ये है नहीं। अगर ये होते तो 16 मई 2014 को जब ये चुनाव जीते थे, मुझ जैसे अदना आदमी ने एक राष्ट्रीय चैनल पर यह कहने की हिम्मत की थी कि अगर अहंकार अहमदाबाद से चलकर दिल्ली आ रहा है तो भारत के करोड़ों लोग लिख कर रख लें, भारत अपने इतिहास के सबसे असफल और अयोग्य प्रधानमंत्री को देखने जा रहा है। ये मैंने उस दिन कहा था जिस दिन ये भारी वोटों से चुनाव जीते थे। किसी हिम्मत नहीं थी, विपक्ष के सारे नेता मैदान छोड़ के भाग गए थे, मैं अकेला टीवी पर था 13 घंटे तक, और उस दिन सारे हिंदुस्तान की जनता के सामने ये कहने की मैंने हिम्मत की थी। इसलिए कि मुझे डरने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए कि मुझे दिखता है कि आज के 10 साल 5 साल बाद क्या दिख रहा है, मुझे दिखता है कि आदमी क्या है। मैं इस आदमी को वॉच कर रहा था, मैं समझ रहा था ये आदमी क्या करेगा। इसीलिए सोशल मीडिया पर 2013 में अगर आप जाके पलट लें तो वो तमाम बातें आपको लिखी हुई मिलेगी जो मैंने आगाह किया था कि अगर फांसीवाद आएगा तो क्या क्या होगा। 2014 में मैंने जो शंकाएं व्यक्त की थी, और इसीलिए मेरे के अंदर ये कहने की हिम्मत थी कि भारत अपने इतिहास के सबसे असफल और अयोग्य प्रधानमंत्री को देखने जा रहा है, अगर अहंकार अहमदाबाद से चलकर दिल्ली आ रहा है। और मेरी बात मैं कह सकता हूं इन 10 सालों बाद अक्षरशः सही साबित हुई है। इसलिए मेरीता, इनका खेल अब खत्म हो चुका है, अब सिर्फ गिनती का समय है, सिर्फ दिन गिने जा रहे हैं कि किस दिन इनकी अचानक विदाई हो जाएगी। ये बेइज्जत होकर विदा होंगे या जॉय बिडेन की तरह ये अपने आप कह देंगे कि नहीं मैं अब योग्य नहीं रहा, मैं भूल जाता हूं, मुझे याददाश्त नहीं ठीक है, मेरे अंदर अब कोई काबिलियत नहीं बची, मुझसे गलतियां हो गई हैं, देश से माफी मांग लेंगे कि मैंने बहुत सारी गलतियां की, मैं माफी चाहता हूं और मैं आज इस्तीफा देता हूं। ये ऐसा कह के जाते हैं या ये दुत्कार के निकाले जाते हैं, सिर्फ इसका इंतजार है। जी, मतलब यहाँ पर जो अभी नरेंद्र मोदी की रैलियों में इतनी कम भीड़ आ रही है, इससे एक बात तो साफ हो रही है सर कि जिस रेवाड़ी से उन्होंने 2014 में अपनी पहली रैली करते हुए हुंकार भरी थी और राहुल गांधी पर हमले किए थे, अब वो बात बिल्कुल दूसरे डायमेंशन पर जा चुकी है, पलट चुका है खेल। तो आपको ये नहीं लगता कि यहीं पर अब ये रेवाड़ी में भी अपनी सीटें बचा लें तो वही बहुत होगा, क्योंकि इस बार बहुत ज्यादा नाराजगी दिखाई दे रही है हरियाणा में, और नरेंद्र मोदी की रैली भी शायद उसमें असर ना कर पाए। जैसे बनारस में एक एटीट्यूड है कि कोई कितना बड़ा व्यक्ति आ जाए उससे उनको फर्क नहीं पड़ता, उनको हर चीज का आकलन करके वो वोट करते हैं। इसीलिए नरेंद्र मोदी खुद अपनी वोट भी इस बार उस स्तर पर नहीं ला पाए। अब तक के प्रधानमंत्री में सबसे निचले स्तर पर है वो वोट पाने में, सबसे कम मार्जिन पर वो जीते। ऐसे क्या अब ये वो उतने बड़े ब्रांड रह नहीं गए हैं क्या, जो कि अब खुद को ही बड़ी मुश्किल जताते हैं। वहीं हरियाणा का भी एटीट्यूड अगर जाट कम्युनिटी में देखा जाए तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बिल्कुल इस बात को ध्यान नहीं देंगे कि नरेंद्र मोदी आकर यहाँ पर वोट अपील करके गए हैं, उल्टा वो किसी भी लेवल का विद्रोह करते थे। जी विनीता, आपको रेवाड़ी याद होगा, और रेवाड़ी में ध्यान होगा कि सैनिकों की रैली हुई थी, भूतपूर्व सैनिकों की, बिल्कुल जी, बहुत बड़े पैमाने पर, मुझे लगता 40-50 हजार लोग, 40-50 हजार। और आपको याद है कि सैनिकों की उन्होंने क्या क्या भाषण दिया था?
आंख दिखाने वाली बात वही कही थी, एक के बदले 10 सिर की जैसी बातें भी वही कही थी, वन रैंक वन पेंशन भी उन्होंने वही कही थी, वन रैंक वन पेंशन की बात भी उन्होंने वही कही थी। और उसके बाद इस देश के सैनिकों ने भी देखा, देश ने भी देखा कि जंतर मंतर पर वही सैनिक पिट रहे थे, जंतर मंतर पर उन्हीं सैनिकों को पीटा जा रहा था। जंतर मंतर पर अपने अपने बिल्ले लगाए हुए, अपनी बहादुरी के बिल्ले लगाए वो सैनिक खड़े थे, लेकिन उनका उत्पीड़न हो रहा था। कहाँ गया वो वन रैंक वन पेंशन? वो तमाम वादे जो फौजियों से किए गए थे वो क्या हुए उनके? तो वो रेवाड़ी के लोगों को याद है, रेवाड़ी के लोगों को उनके सारे भाषण याद है। मैं तो कई बार ये कहता हूं कि नरेंद्र मोदी अपने भाषणों की सीडी लगा के या वीडियो लगा के अगर खुद भी अकेले में बैठ के थोड़ी देर सुन ले तो मुझे लगता है कि उनका काफी अच्छा एंटरटेनमेंट हो जाएगा। हंसते हंसते पेट में उनके बल पड़ जाएंगे उनके खुद अपने भाषण सुनने में। तो उनको तो हंसते हंसते बल इसमें कमी आपको क्या लगती है कि बहुत ज्यादा बोलते रहे वो, जिसकी वजह से उनको अब सीरियसली नहीं लिया जाता? क्योंकि मनमोहन सिंह बहुत कम बोलते थे, इस बात का ही काफी लंबे वक्त तक मजाक उड़ाया गया, और मोदी जी बोलने लगे तो उन्होंने दिखाया कि प्राइम मिनिस्टर कैन बी वोकल, और इतना वोकल वो हो गए कि उनकी वोकल लेवल की वैल्यू खत्म होने लगी है क्या? इसमें 2-3 पक्ष हैं। मनमोहन सिंह जी कम इसलिए बोलते थे कि जो भारी बर्तन होता है वो आवाज नहीं करता है, भरी हुई बाल्टी आवाज नहीं करती है, वो भरी होती है। मनमोहन सिंह ज्ञान से भरे हुए व्यक्ति थे। मनमोहन सिंह ने कहा था कि इतिहास मेरे साथ न्याय करेगा, और इतिहास ने उनके साथ न्याय किया। मनमोहन सिंह को लगातार हर बुरे वक्त में पूरी दुनिया ने याद किया कि जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो उनकी सलाह से पूरी दुनिया को क्या क्या फायदा हुआ। मनमोहन सिंह को हिंदुस्तान के लोग आज याद कर रहे हैं कि मनमोहन सिंह ने क्या क्या फैसले किए, उससे देश को क्या क्या फायदा हुआ। वो इसलिए नहीं बोलते थे क्योंकि वो काम करते थे। एक आदमी केवल बोलता है, और बोलता क्यों है? उसको योग्यता नहीं है, अयोग्य आदमी है, कुछ नहीं आता है, वो कुछ भी नहीं आता, पपेट है लोगों का। कोई जो लिख के दे देता है वो बोल देता है, जो अपने दिमाग में आ जाता है वो बोल देता है, उसको आइडिया ही नहीं कि क्या बोल रहा है। अगर आइडिया होता है, तो साथ हो गई ना सर कि लोग ज्यादा बोलने पर कई बार आप वो गलतियां कर बैठते, कहते हैं ना बंद मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की। तो यहाँ पर उनकी क्या ज्यादा चीजें खुल के सामने आ गई जो लोग वो भी है लेकिन जो मैंने 2014 में 16 मई को कहा था, इस आदमी को मैं पहले से जानता था कि देश के बड़े पद पे पहुंच जरूर जाए, लेकिन ये आदमी इसकी योग्य नहीं है। ये प्रधानमंत्री के लिए नितांत अयोग्य व्यक्ति है। भारत जैसे देश के लिए, भारत बहुत बड़ा देश है, भारत चुनौती स्वीकार करके बैठा हुआ तमाम दुनिया के विकसित देशों की, विकासशील देश और विकसित देशों की चुनौती के आगे चल रहा है। उस दृष्टि से जो दृष्टि होनी चाहिए इंसान के पास, जो सोच होनी चाहिए, जो संकल्प होना चाहिए, जो वैचारिक क्षमता होनी चाहिए, उसका नितांत अभाव में पहले दिन से नरेंद्र मोदी जी में देख रहा था। और जब उसका अभाव होगा तो आदमी अनाप शनाप बोलेगा, नहीं तो 4 युग के आदमियों को एक साथ बैठा के मीटिंग करा देगा क्या? जो पंजाब के आगे नहीं गया उसको बिहार में पहुंचा दिया इस आदमी ने। इसको 2 × 2 स्क्वायर पता नहीं क्या क्या वो गणित का फार्मूला समझा दिया इसने तमाम पढ़े लिखे लोगों को। और अजीब यह देश है कि मूर्खतापूर्ण बातों पर भी ताली बजा देता है देश। अजीब अजीब देश है ये आदमी कह देता है कि मेरे तो पुतिन से बड़े अच्छे संबंध है। ये आदमी कह देता है कि चीन का राष्ट्रपति आया तो मेरे गांव के बारे में पता लगा के आया, उसको तो मेरे गांव के बारे में सब पता था। नितांत याराना दोस्ताना टाइप की बातचीत, झूला झूलाना, नितांत मूर्खतापूर्ण। और इस सच्चाई तो यह है कि इस देश को लज्जित किया इस आदमी ने, प्रधानमंत्री पद को लज्जित किया इस आदमी ने। शर्म आनी चाहिए, और इस देश को भी आज शर्म आनी चाहिए कि ऐसे आदमी को 10 साल इस देश ने कैसे झेला है और कैसे अपनी खोपड़ी को बैठा के रखा है। और आज भी अगर 1000 आदमी उसको सुनने जा रहे हैं तो मुझे उनकी बुद्धि पर तरस आ रहा है। जी सर, कुल मिलाकर के ये है कि नरेंद्र मोदी के भाषण इतने ज्यादा हो गए कि अब शायद लोगों को इसमें इंटरेस्ट ही नहीं रहा। और नेता के पास सबसे बड़ी चीज यही होती है कि वो किस तरह से बात करता है, कितना बोलता है, कितना सही बोलता है। अगर वो सही क्रेडिबल बातें बोलेगा तो लोग उन पर विश्वास करेंगे। विनीता, एक बीच में टोक दूं, पॉलिटिकल साइंस में एक सवाल आया कि मिनिस्टर तो आप बन जाएंगे, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ, मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो एक सवाल आया कि मिनिस्टर कैसे जानेगा कि उस सब्जेक्ट में उसको क्या करना है। तो उसका जवाब मिला कि देयर आर एक्सपर्ट्स टू गाइड मिनिस्टर्स। मिनिस्टर कांट बी एक्सपर्ट, बट देयर आर मेनी एक्सपर्ट्स टू गाइड हिम about the particular subject, but minister takes advice and he take action as per public demand because he is public representative. Right. नेता चूंकि पब्लिक का प्रतिनिधि होता है, वो पब्लिक की जरूरतें जानता है। एक्सपर्ट विषय का एक्सपर्ट होता है, लेकिन वो पब्लिक की जरूरतें नहीं जानता है। एक्सपर्ट अपनी राय देता है, और मंत्री हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो,
उस राय को लेकर के पब्लिक के साथ उसका जो कनेक्ट है, उसकी जो जरूरतें हैं, उसके हिसाब से निर्णय लेता है। यही लोकतंत्र चलाने का तरीका है। अमेरिका में तो थिंक टैंक्स हैं, अमेरिका में तो थिंक टैंक्स बने हुए अलग अलग विषय के अलग अलग विश्वविद्यालयों में, और अमेरिका का राष्ट्रपति किसी भी विश्वविद्यालय को उस थिंक टैंक से जरूरत पड़ने पर बात कर लेता है। यही तरीका है। एक आदमी में इतना अहंकार हो कि वो आदमी नोटबंदी जैसा बड़ा एक्शन लेने जा रहा हो। उसने अपने घर में राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज और जो वित्त मंत्री थे उनको, पनगड़िया या कौन कौन लोग, 4-5 लोगों को बुलाया हुआ था, उनके मोबाइल रखवा दिए थे। कुछ लोगों ने टोका कि इसके पहले जब जब नोटबंदी जहां जहां हुई है देश का बुरा हुआ है, थोड़ा सोच लीजिए। और वो आदमी कहता है कि आप लोग किसी से बात नहीं कर सकते। सिर्फ रिजर्व बैंक के चीफ से ये कहा जाता है कि आप अपने डायरेक्टर्स से कहिए कि वो लोग टीवी के सामने रहे, उनको कोई सूचना मिलेगी। अपने इतने बड़े बड़े मंत्रियों के फोन रखवा दें। सिर्फ रिजर्व बैंक के गवर्नर को कहा जाए कि अपने डायरेक्टर्स को आप कहिए कि वो लोग टीवी के सामने रहे, कोई बात सुनी जाए, और ये कहे कि मैंने तो निर्णय कर लिया, अब जो होना वही होगा। अपने वरिष्ठ मंत्रियों की, सलाहकारों तक की बात न सुने और देश को गर्त में पहुंचा दे। और जब मनमोहन सिंह जैसा आदमी कहे कि 2% का जीडीपी का नुकसान होगा, उससे ज्यादा नुकसान होगा, तो ये कहे कि मनमोहन सिंह हार्वर्ड के पढ़े हुए हार्ड वर्क नहीं जानते और उनका मजाक उड़ाए। और अंत में वही सही साबित हुए मनमोहन सिंह जी। मनमोहन सिंह ने यह भी कहा कि जो हो गया, चलिए अब मिलकर के देश को बाहर निकाला जाए। सर वो फाइनेंशियल लेवल के बहुत बड़े एक्सपर्ट थे। नहीं तो मनमोहन सिंह ने तो कहा कि जो हो गया, चलिए अब देश को इससे बाहर निकाले, मिलजुल के बात करते हैं कैसे निकाला जाए। पर इतना अहंकार कि उनसे बात करने की भी जरूरत नहीं समझी। तो ऐसे अहंकारी लोग, ऐसे अज्ञानी लोग जिस देश में भी होंगे, लेविस्की है, एक जोकर है लेविस्की, जिसकी लड़ाई चल रही है रूस के साथ, यूक्रेन की लड़ाई चल रही है रूस के साथ जी। मेरी निगाह में एक जोकर है। वो जोकर था, वो खाली लोगों का रिग्रेशन करता था। उसने अमेरिका के हाथों आकर के अपने देश को खंडहर बना दिया है। 15-20 लाख लोग आज रिफ्यूजी बने हुए हैं। मुझे लगता है 1-8 लाख लोग मारे जा चुके हैं। वो चाहता तो कोई तरीका निकाल सकता, रास्ता निकाल सकता। रूस पड़ोसी था, रूस के साथ चीजों को सेटल कर सकता था, लेकिन पूरा यूक्रेन खंडहर हो गया है। तो कोई भी जोकर, कोई भी अयोग्य आदमी जब किसी देश के आज सर पर बैठ जाता है, उसका वही परिणाम होता है जो लेविस्की का हुआ, उसका वही परिणाम होता है जो एक जमाने में इटली में हुआ था, उसका वही परिणाम होता है जो एक जमाने में जर्मनी में हुआ था जब हिटलर वहां का सर्वे सर्वा बन गया था। भारत को ऊपर वाला बचाए, बस हम लोग ये दुआ कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये बहुत सिचुएशन अजीब है, लेकिन हाँ, इस तरह के चीजें दिखाई देती हैं राजनीति में। एक सैचुरेशन पॉइंट आता है और उसके बाद में ढलान भी दिखाई देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत लंबे वक्त से सत्ता का सुख भोगा है, लेकिन अब ये गिरावट किस तरह से वो मैनेज कर पाएंगे, उनके लिए बड़ा चैलेंज होगा। थैंक यू सो मच सर। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।